एवरीवन, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माया स्टडी सेंटर में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले क्लास 9 का अध्याय एक संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वो पीछे का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज पीछे का वो वीडियो आप वॉच जरूर कीजिए, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। अब हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.2। तो देखिए, सबसे पहले हमें पहला ऑप्शन क्या दिया जिसमें हमें क्या करना, सत्य और असत्य बताना। वो जो बात सत्य है वो क्यों सत्य है, जो असत्य है वो क्यों असत्य है, उसके पीछे कारण भी बताना। तो चलिए पहला वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो अपन ने क्या पढ़ा था, वास्तविक संख्याओं के अंदर परिमेय संख्याएं भी आती है और अपरिमेय संख्याएं भी आती है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं बनती परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह से ही है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय दोनों ही किसमें आती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों किसमें आती है, वास्तविक संख्याओं में आती है। तो इसलिए वही बात बोली है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हमें पता होती है, तो इसका मतलब ये बात क्या है, इसकी सत्य है। अब सत्य क्या है, क्योंकि परिमेय संख्या वास्तविक संख्याओं में वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों को, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को शामिल किया जाता है। यही होता है, पर ये पढ़ा है कि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों को शामिल किया जाता है। अब कभी आपको ऐसे बोलते हैं कि परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, तो है अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं कि केवल परिमेय संख्या ही वास्तविक संख्या या केवल अपरिमेय संख्या ही वास्तविक संख्या है। परिमेय संख्या तो भी वो वास्तविक संख्या, अपरिमेय संख्या तो भी वो वास्तविक संख्या में आती है, ठीक है। अब सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में देखो क्या बोल रहा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। मानो ये संख्या रेखा है 1 2 3, ये आगे मान लो चलेगा। इस प्रकार इधर है -1 -2 और -3। अब इनके बीच में भी देखो, ये जो बिंदु है ना, ये एक इकाई में लेके है, एक इकाई में, इनके बीच में भी अनंत संख्याएं होती है। तो इसी प्रकार संख्या रेखा के ऊपर भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, और इनके बीच में मान लो अपन कोई भी ऐसे संख्या ले लेते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है। तो प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में थोड़ी होता है। मान लो आगे चलेंगे, इधर और आगे चलेंगे, आगे चलते जाएंगे, तो प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है बोल रहा है। और जहाँ पे रूट m के अंदर जो संख्या है m, वो क्या होगी, हमेशा प्राकृत संख्या ही होगी। तो वो जरूरी थोड़ी है प्राकृत संख्या होगी, वो ये माइनस की संख्या भी तो हो सकती है, जरूरी थोड़ी प्लस की संख्या होगी, वो माइनस की संख्या भी हो सकती है। तो उसको अपन क्या करेंगे, ये वाली बात इसे क्या है, सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऋणात्मक संख्या किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती। क्योंकि ये हमें क्या बोल रहा है कि प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है। तो प्राकृत संख्या कौन संख्या है, प्राकृत संख्या, ये संख्या रेखा के ऊपर तो प्लस की संख्या भी होती है, माइनस की संख्या होती है। तो कभी भी कोई भी ऋणात्मक संख्या होती है ना, वो किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं होती। इसलिए ये वाली बात इसमें क्या है, सकते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। तीसरे वाले में देखो अपन को क्या दिया है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब हमें क्या बोल रहा है कि जितनी सारी की जितनी वास्तविक संख्या होती है वो सबकी सब क्या होती है, हमेशा एक परिमेय संख्या होती है। तो अपन ने क्या पढ़ा है, परिमेय और अपरिमेय दोनों वास्तविक संख्या है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारी की सारी वास्तविक संख्या वो केवल अपरिमेय है या केवल परिमेय है। तो ये वाली बात इसकी ऐसा थे, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि वास्तविक प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये वाली बात सही नहीं, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों ही किसमें आती है, वास्तविक संख्या में।
तो वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या भी हो सकती है, एक अपरिमेय संख्या भी हो सकती है, ऐसा क्योंकि वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या कोई भी हो सकती है, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो। देखो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, कुछ धनात्मक पूर्णांकों के उदाहरण लेते हैं ना, फिर उनको देखेंगे कि उनके क्या होते हैं, वर्गमूल अपरिमेय होंगे कि परिमेय होंगे, ठीक है। मान लो धनात्मक पूर्णांक लिखते हैं अपन थोड़े ना, धनात्मक पूर्णांक बराबर, जैसे धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, जीरो भी आता है इसमें, 7 8 9। अब मान लो इसमें से कुछ ये √2 √3 ये तो क्या अपरिमेय, लेकिन सारे के सारे थोड़ी होते हैं, इसलिए क्या बोला है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, तो अपन जो अपरिमेय उनको तो छोड़ देंगे, लेकिन कुछ अपरिमेय के अलावा देखो इसमें से √4 को बाहर निकालूंगा, √4 का वर्गमूल क्या होता है 2, √1 हमारा ओवर 9 का क्या होता है वर्गमूल क्या होता है 3। तो इस प्रकार हमें क्या पता चला कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। तो हमारे पहले वाला का तो क्या हो जाएगा आंसर, नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो √4 हमारा क्या हो जाएगा बराबर 2 हो जाएगा, 2 क्या एक है, 2 एक क्या है परिमेय संख्या है। तो फिर 2 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2/1 यानी p/2 के रूप में लिख सकते हैं ना। तो ये 2 हमारी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। अपन √9 भी ले सकते हैं, √9 में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 भी क्या है हमारी परिमेय संख्या है। इस प्रकार अपन को कोई सा भी एक एग्जाम्पल लेंगे बताना है, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट होता है। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक अपरिमेय संख्या दी है √5, उसको हमें क्या करना है संख्या रेखा पे उसको किस प्रकार दर्शाया जाएगा वो हमें दिखाना है। तो संख्या रेखा के ऊपर अपरिमेय संख्या को दर्शाना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बना लेंगे। तो इसके लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, स्केल, प्रकार और एक चांदा। अगर चांदा नहीं हो तो भी ऐसे भी अपन 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बराबर एकदम सीधे में होता है। लेकिन अगर चांदा है तो चांदा भी रखना अपने पास में। प्रकार, स्केल, चांदा और एक पेंसिल, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बना लेते हैं। जैसे एक संख्या रेखा मैं यहाँ पे बना दूं, बीचों बीच में क्या होता है 0, इधर 1 2 3 4 5 तक ले लेते हैं, क्योंकि अपन को √5 दर्शाना, √5 का मतलब 2 के बाद में ही आएगा। √4 का मतलब मान कितना हो जाता है 2, √4 तो उसके बराबर कितना होता है, √4 का मतलब क्या होता है 4 का वर्गमूल बराबर 2 ही होता है। तो √5 इसका मतलब 2 के आगे ही आएगा, 2 के आगे 3 के पहले। फिर क्या -1 -2 -3 -4 और -5। और मेरे ख्याल से संख्या रेखा बनाना सबको आता है, क्योंकि अपने पिछले सब कक्षा में सीखा हुआ है, 6 to 8 में तो सबने सीखा है, ठीक है ना, सब में संख्या रेखा के क्वेश्चन आए। अब देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि हमारी ये जो एक इंच वाली ये जो है ना एक मात्रक इकाई होती है, यानी कि इसके बीच में बराबर दूरी होती है। ये सब क्या बराबर दूरी पे ऐसे अपन ने नाप लिया। अब अपन क्या करेंगे, स्केल से जो हमारी इंच वाली साइड है ना उसे क्या करेंगे 0 से लेके 1 और 1 से लेके 2, इनके बीच में बराबर क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसको मान लेंगे, यहाँ पे आएगा। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो हमारा चांदा है उसको क्या करेंगे यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे रखेंगे अपन क्या करेंगे,
बराबर 90 डिग्री का कोण जहाँ पे आता है वहां पर ऊपर क्या कर देंगे, एक पॉइंट लगा देंगे। मैंने यहाँ 0 से लेके 2 तक का क्यों लिया, क्योंकि हमें पता है कि √5 है, तो √5 2 के बाद में ही आएगा संख्या रेखा के ऊपर, इसलिए मैंने क्या किया है, 2 इकाई के लिए 0 से लेके 1 और 1 से लेके 2, यानी 0 से 2 तक का इसमें मान लिया है। संख्या रेखा के ऊपर बिंदु 0 से लेके 2 तक का लिया है। अब इसमें क्या करना था, √5 का सबसे पहले मैंने जो 90 डिग्री का कोण आएगा वहां पे बिंदु लगा दिया। अब अपन को क्या करना है, 2 के ऊपर स्केल को रखना है और 1 इंच की यहाँ पे एक रेखा खींचनी है। अब देखो आपके पास में स्केल है तो बराबर 1 इंच की नाप के इसके यहाँ पे एक रेखा खींच लेना बिंदु 2 के ऊपर। फिर आपको क्या करना है, जो ये बिंदु यहाँ पे जो बिंदु आएगा इसको क्या करना है, इसको 0 हमारा केंद्र बिंदु ना, इसको 0 से लेके यहाँ तक इसको मिला देना। देखो आप स्केल से मिलाओगे तो आपका बराबर मिलेगा, मेरा थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, इसको ऐसे मिला दिया, इसको आप यहाँ से मिलाओगे तो ये क्या हो जाएगा, इससे बराबर मिल जाएगा। और अपन इसको नाम दे देंगे क्या, बी, इसको नाम दे देंगे ए। अब ये 0 से, अब इसको मान लेंगे तो 0 ना, इसको ओ मान लेंगे, ये इसका नाम क्या हो गया, ये पूरा ओबी हो गया। अब ये ओबी है ना, ये कितना है, √5। जब आप किस प्रकार इसको खींचोगे, इसको इसे मिलाओगे तो ये कितना आएगा, ये जो हमारा बना ना कोण कितना है, 90 डिग्री का होगा। लिखने की जरूरत नहीं है, अगर सीधी लाइन पे कोण बना तो समकोण होगा, यानी 90 डिग्री का ही, ये वाली बात तो सबको पता है। ये 90 डिग्री कोण पे अपन 1 सेंटीमीटर की रेखा खींच दी, 1 इंच की है ये। इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर इधर से अपन क्या करेंगे, इसको इन दोनों को मिला देंगे तो ये हो गई ओबी, और ये ओबी का मान कितना है, √5। अब अपने को क्या करना है, प्रकार को यहाँ पे रखना है, ओ को केंद्र बिंदु मानकर क्या करना है, अपन को इस ओबी को त्रिज्या मानकर क्या करनी है, इतना को लेना है, इसके ऊपर प्रकार को रखना है, और यहाँ से लेके यहाँ तक प्रकार को, बी तक जहां तक आता है ना वहां तक को लेना है। खोल के आपको ओ के ऊपर ही रखे हुए रखना है प्रकार को, और यहाँ से रखे हुए इधर से अभी अपन ये से खोलेंगे तो खोल के यहाँ पे तो ऐसे ऐसे आएगा, उसको बोलोगे तो आगे एक चाप कटेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक चाप काट देना है। अब मेरे पास में प्रकार को जैसे आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती तो आप क्या करना, प्रकार को यहाँ पे रख के खोल के प्रकार को यहाँ पे रखना, रख के जैसे आप ऐसे चाप काटोगे ना, तो आपका इसको तो केंद्र में लाना है, इसको त्रिज्या मानना है, तो यहाँ पे रख के ऐसे चाप काटना, चाप ऐसे काटोगे तो ऐसे इस प्रकार आएगा, वो चाप यहाँ पे आएगा। तो ये जो यहाँ पे आएगा ना, ये यहाँ पे अपन का क्या आएगा, ये √5, इसको अपन नाम दे देते हैं सी, कुछ भी दे सकते हो, पी सी कुछ भी मर्जी है वो ही दे सकते हो, इसको मैंने नाम दे दिया सी। अब यहाँ पे जो बिंदु आया है वो ही हमारा क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा, जो अपन ने निकाला ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, √5, मतलब 2 के बाद में आया, यहाँ पे आ रहा √5। अब इसका मतलब क्या है, जो ओबी जितना होगा ना उतना ही ओसी होगा, तो ओबी बराबर ओसी। अब ओबी कितने हैं, ओबी बराबर √5 है ना, तो ओसी बराबर भी क्या हो जाएगा, √5। अब ये √5 क्यों हुआ, इसको अपन देखो समझते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय देखो क्या होती है, प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। सबको पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, आधार का स्क्वायर करके लंब का स्क्वायर करके दोनों को जोड़ दिया तो इसके स्क्वायर के बराबर आता है, यही होता है। तो इसमें हमारा कर्ण कौन सा है, ओबी, तो ओबी रख देंगे, ओबी का स्क्वायर बराबर आधार कौन सा, देखो अपने 0 से लेके कहाँ तक लिया था, 2 तक लिया था, यहाँ से लेके यहाँ तक लिया था ना, तो हमारा आधार क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस लंब क्या ये वहां पापा ने 1 इंच का लिया था, तो इसके कितने यहाँ पे लिख भी लो 1, तो ये कितना था, a का स्क्वायर। अब OB बराबर OB का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 दूनी तो 4 हो गया प्लस a का 1 हो गया, इधर करोगे OB का स्क्वायर बराबर 4 और क्या हो गया 5। अब मुझे पता है जब मैं किसी भी संख्या के स्क्वायर हटाती हूँ तो बराबर के उधर जाके वो क्या हो जाता है, उस संख्या का अंडर रूट चढ़ जाता है, ठीक है ना। कोई भी संख्या की अगर इधर स्क्वायर है और मैं उस स्क्वायर को हटा के उधर लेके जाती हूँ तो वो बराबर के उधर वाली संख्या पे रूट चढ़ा देता है, तो मैं इस रूट को हटाऊंगी तो इधर मेरे क्या आ जाएगा 5, इसमें आ जाएगा अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, तो ओपी बराबर क्या हो गया
5, और यही अपन ने एक्सप्लेन किया है। और हमारी संख्या रेखा के ऊपर देखो √5 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ठीक है, तो सबको क्लियर हो गया संख्या रेखा के ऊपर अपरिमेय संख्याओं को किस प्रकार दर्शाया जाता है। इसी प्रकार अपन √2, √3, √5 कितनी भी संख्या हो परिमेय संख्या रेखा के ऊपर दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 हमारा एग्जाम में आने वाला नहीं, इसलिए अपन क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करेंगे। उसको आप खुद से थोड़ा समझ लेना, क्योंकि मैं इतना बड़ा क्वेश्चन अगर यहाँ पे उतारूंगी तो ही क्या हो जाएगा, उसको पूरा बोर्ड फट जाएगा। इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करवा रही। वैसे उसमें है कुछ नहीं, आसान है। इसी प्रकार क्या करना है अपन को, ए के ऊपर ए क्या करना है, वर्गमूल षटफिलाकार आकृति बनानी है। वर्गमूल की आकृति की एक बार ये बनाना है, फिर उसके ऊपर ही वही 90 डिग्री का कोण बनाना है, वही आगे करते जाना है। और इस प्रकार वो क्या बन जाएगी, ऐसे एक सेम आकृति बन जाएगी। ठीक है, इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट होती है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।